ओके सो वेलकम टू द टेक एडवांसमेंट वीडियो ऑफ 2025। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स और उसके अंदर फोल्डेबल्स, कैमरा, फिर उनके बैटरीज, फिर वीरेबल डिवाइसेस की भी, जिसके अंदर वॉच, रिंग, हेडसेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर ग्राफिक्स कार्ड इस बार काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं एआई की वजह से, और काफ़ी सारे नुकसान भी रहे हैं उसके। सो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नई चीज़ें ही लॉन्च हुई हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ों में भी काफ़ी रिफाइनमेंट्स हुए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग P6TCS। लेट्स गो। ओके सो इस बार सबसे ज़्यादा ये की बात हुई है, सो एआई एरा की ही बात कर लेते हैं। सो उसके लिए बात करनी पड़ेगी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है उसकी। सो डेडिकेटेड एनपीयू हमको देखने को मिल जाता है इस बार के सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर, और उसके अंदर फ्लैगशिप में सबसे ज़्यादा स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो प्रोसेसर है वो यूज़ हुआ है, और उसके अंदर डेडिकेटेड एनपीयू है जो लोकली रन कर सकता है एलएलएम मॉडल्स को। उतना कैपेबल है वो चीज़, और काफ़ी सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उसके अंदर ये प्रोसेसर डाला हुआ है। हालांकि हम सितंबर के बाद की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 भी लॉन्च हुआ है, जो कि हम 2025 के फ़ोन्स के लिए नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि वो अभी नया लॉन्च हुआ है। सो या वो चीज़ हमको 2026 के अंदर मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती दिख जाएगी फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर। लेकिन एनपीयू तो सारे के सारे फ्लैगशिप चिप्स है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली स्नैपड्रैगन बट टेंसर का G5 जो है गूगल की तरफ से उसके अंदर भी। और ये एआई प्रोसेसिंग लोकल में होने की वजह से काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि हमको कोई भी डेटा जनरेट करना हो, कोई भी चीज़ जैसे कि टेक्स्ट जनरेट करना हो या इमेज जनरेट करना हो, तो उसके लिए हमको क्लाउड पे डेटा सेंड नहीं करना पड़ता, जो कि पहले करना पड़ता था। अभी भी काफ़ी सारी सर्विसेज जो है वो वैसे ही चलती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अभी ऑन डिवाइस होने वाला है फ्यूचर के अंदर, और हो भी रहा है। और प्राइवेसी का भी कंसर्न रहता है अगर हम क्लाउड पे डेटा अपलोड करते हैं तो। सो वो चीज़ अभी थोड़ी थोड़ी एलिमिनेट होने लगेगी। और ये 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ इंप्रूव हुए हैं तो वो है बैटरी केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा यूज़फुल थिंग है ये बैटरी का, जो भी मामला है वो। हम सबको चाहिए कि पूरे दिन बैटरी चले, हम कितना भी यूज़ करें। सो उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, जैसे कि नई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज जो हैं वो यूज़ होने लगी अभी जितने भी फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं उसके अंदर। और उसके अंदर सिलिकॉन कार्बन एनोड्स और ऑप्टिमाइज ग्रेफिन यूज़ होता है एज ए कॉम्पोनेंट। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी हम स्टोर कर सकते हैं एक बैटरी के अंदर, और जो इम्प्रूव साइकिल्स होती है, जो हम कितनी बार चार्ज करते हैं हमारे फ़ोन को, वो भी इंप्रूव होती है। और सेफ्टी का उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है तो उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, अभी थोड़ा फ्यूचर के बाद ही पता चलेगा। इवन ये फ्लैगशिप फ़ोन में डाली जा रही हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च तो होगा ही उसके ऊपर, तो ही उसके फ़ोन के अंदर डाली जा रही है। हालांकि बैटरी हेल्थ उतनी स्टेबल नहीं है, हाँ 3-4 साल के लिए ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएगा, उसके बाद का पता नहीं। लेकिन रिलेटिवली हमको लार्जर बैटरी देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से ही हमको 7500 mAh की बैटरीज देखने को मिल रही है अभी नए डिवाइसेस के अंदर। फिर अभी बैटरी के बाद अगर फ़ोन की बात करें तो डायरेक्ट टू फ़ोन वाला फीचर आ गया है, जैसे कि हमको कोई इमरजेंसी कॉल लगाना होता था जब कोई नेटवर्क्स वगैरह ना आ रहे हो हमारे फ़ोन पे, 5G 4G कुछ भी ना हो, तो हम SOS फ़ोन कॉल्स का यूज़ करते थे इमरजेंसी कॉल्स करने के लिए। लेकिन ये चीज़ अभी थोड़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं फॉर मैसेजिंग एंड लिमिटेड डेटा बर्स्ट के लिए। सो हाँ, हमको अभी कैजुअल मैसेजिंग के लिए भी हम सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे एक्सपेंसिव फ़ोन्स के अंदर। और अगर कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं तो 5G ज़्यादा एडवांस हो रहा है, 6G में कन्वर्ट हो रहा है। सो हमको फ्यूचर के अंदर 2026 के अंदर शायद से 6G देखने को मिल जाए। हालांकि फ़ोन के अंदर इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी सारे यूज़र्स को। ओवरऑल इंप्रूवमेंट वर्ल्ड वाइड तो हो रहा है। बाकी वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 6 अभी तक चल रहा था सारे डिवाइसेस के अंदर, लेकिन वाईफाई 7 आ रहा है जो कि ज़्यादा थ्रूपुट देगा हमको वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर। और एक नई चीज़ आ रही है, आपने ई सिम यूज़ करा होगा, अभी आई सिम आ रहा है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे प्रोसेसर पे। क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है वो सीधे के सीधे CPU पे ही एम्बेड हो जाएंगे। और इस टॉपिक के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, उसमें मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा आई सिम के रिलेटेड। बाकी अभी के लिए बात करते हैं फिजिकल डिवाइस अपग्रेड्स की। तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हो तो वो फोल्डेबल्स फोन्स है, इस बार काफ़ी सारे पतले हो गए हैं, और IP68 की रेटिंग आ गई है फोल्डेबल्स के अंदर, जो अभी तक नहीं देखने को मिल रही थी, और ये पहली बार करा है गूगल पिक्सल 10 Pro फोल्ड के साथ। प्रीवियसली हमको IPX8 रेटिंग देखने को मिल जाती थी फोल्डेबल्स के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए होती थी। 10 का ज़्यादा दिक्कत रहता था फोल्डेबल डिवाइसेस के अंदर, और उसकी वजह से फोल्डिंग का
भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, जो अभी मतलब नहीं रहा वो प्रॉब्लम। वो धीरे धीरे हमको बाकी सारे फोल्डेबल स्पॉन्ज में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी IP रेटिंग की बात कर ही रहे हैं तो इस बार सबसे ज़्यादा IP रेटिंग IP69 हो रही है, जो कि OnePlus 13 में सबसे पहले देखने को मिल रही है हमको। बाकी IP68 अभी तक आती थी सारे डिवाइसेस के अंदर, जो कि अभी एक लेवल ऊपर हो गए हैं। आई मीन ज़्यादा सहन कर पाएगा अभी फ़ोन वाटर प्रेशर को। बाकी हमको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है इन फोल्डेबल्स के अंदर। बाकी अगर हिंज की स्ट्रेंथ की बात करें, जो फोल्डेबल्स के अंदर हिंज होते हैं, तो वो हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन मोबाइल है। इवन उसको फोल्ड करने के बाद भी वो नॉर्मल जो नॉन फोल्डेबल डिवाइस होते हैं उतनी ही थिकनेस रखता है। सो वो चीज़ ज़्यादा इंप्रूव हुई है इस बार फोल्डेबल्स के साथ, और मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे फोल्डेबल फ़ोन यूज़ करना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है। देखो, सबसे पहला तो वो ज़्यादा पतले हो रहे हैं, आई मीन फोल्ड करने के बाद भी नॉर्मल फ़ोन के जितना थिकनेस है। और बैटरी की बात करें, जो कि बहुत ही कम हुआ करती थी, वो भी अभी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की वजह से बेटर होने लगी है। सो वो एक दिक्कत थी, वो भी जा रही हैं। IP69 IP68 की रेटिंग भी आ रही है फोल्डेबल्स के अंदर, जो कि फ्यूचर में ऑब्वियसली इंप्रूव होने ही वाली है। बाकी कैमरा की बात करें तो वो तो मतलब अपग्रेड होते ही रहते हैं। सैमसंग के अगर डिवाइसेस फोल्डेबल की बात करें तो उसमें बेटर कैमरा देखने को मिल जाता है हमको। सो उसका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सो फ्यूचर में हाई चांसेस है कि लोग फोल्डेबल्स को ज़्यादा प्रीफर करें। बाकी अभी इस फोल्डेबल और स्मार्टफोन्स और टैबलेट से आगे बढ़े तो ग्राफिक्स कार्ड की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार एनवीडिया ने उनकी RTX 5000 सीरीज लॉन्च करी थी, जिसके अंदर उनका जो आर्किटेक्चर है वो ब्लैकवेल उन्होंने नाम दिया था, जिसमें DLSS 4 यूज़ हो रहा था फॉर रे ट्रेसिंग एंड ऑल। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन हेविली AI पे बेस्ड है ये सारे के सारे जो 5000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है वो सारे। और इसकी वजह से फ्रेम्स तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उतने रॉ नहीं है, जो कि हमको 4000 वाली सीरीज में देखने को मिल रहा था। और काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है कि हाँ, हमको फ्रेम्स तो ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा चॉपी और AI जैसे दिख रहे हैं। सो या और लास्टली वियरेबल्स की बात करें तो सबसे पहले हेडसेट्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से काफ़ी सारी जो लीडिंग टेक कंपनीज है उन्होंने अपने अपने हेडसेट्स निकाले हैं। जैसे कि एप्पल ने एप्पल विजन प्रो लॉन्च किया था, उसके बाद एप्पल विजन प्रो 2 भी आया, लेकिन उतना ज़्यादा हाइप मतलब पहले तो था लेकिन उसके बाद फेल हो गया, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा है। हाँ, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमको फील मतलब एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं विजन प्रो के साथ, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल लग नहीं रहा है। उसके बाद अगर गूगल और सैमसंग की बात करें तो उन्होंने मिलके एंड्रॉइड XR निकाला था, आपको पता होगा, हमारी भी वीडियो है, ये जाके देख लेना अगर पर्टिकुलर देखना चाहो तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंप्रूव करी गई हैं सैमसंग और गूगल के द्वारा। और उसके अंदर ये जेमिनी भी इंटीग्रेट करा गया है, जो एक्चुअली ज़्यादा यूज़फुल और ओवरऑल मिक्स रियलिटी का बेटर जो प्रोटोटाइप या फिर हम बोले कोई प्रोडक्ट, वो ज़्यादा एंड्रॉइड XR लग रहा है। बाकी मेटा के भी हेडसेट आते हैं, मेटा क्वेस्ट 3 वाली सीरीज़, सो वो भी आप एक बार देख सकते हो हमारे चैनल पे, देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगा मैं आपको, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जिसमें मैंने बात करी है। बाकी अगर हम वियरेबल्स के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट वॉच यूज़ होती है, और उसके अंदर गूगल ने रिसेंटली जो पिक्सल वॉच निकाली है उसके अंदर गूगल का हेल्थ कोच डाला हुआ है, जो एक्चुअली ज़्यादा मतलब पर्सनलाइज रिजल्ट देता है और बेटर है। अगर आपको स्मार्ट वॉच से भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हेल्थ के रिलेटेड मॉनिटरिंग के अंदर, तो आप स्मार्ट रिंग्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि सैमसंग ने निकाली थी मतलब इस ईयर के अंदर, और वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी हेल्थ एंड ऑल द एनालिटिक्स। और ये जितने भी वेरिएबल डिवाइस हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जैसे कि एप्पल विजन प्रो थोड़ा सा फेल कर गया, वैसे ही सैमसंग की स्मार्ट रिंग है वो एक बार ब्लास्ट हुई है, जो कि बैटरी का कुछ इशू था उसकी वजह से, तो उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, कंपनीज को अभी भी बैटरी पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्लास्टिंग वगैरह का दिक्कत होता है वो उसके अंदर ही होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई टॉपिक रह गया हो तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, उस पर मैं डेडिकेटेड शॉर्ट वगैरह मतलब शॉर्ट वीडियोस या तो ज़्यादा हुए तो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी डाल दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करते जाना अगर नए हो तो, और पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो भाई, क्या कर रहे हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।